हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। घर से निकालकर वंशिका पास के ही पार्क में आकर बैठ गई और हाफने लगी। तभी उसे अमन की आवाज सुनाई दी, जो उसके पीछे वाले बेंच पर बैठा हुआ था। वो दोनों ही अनजान थे कि वंशिका उनके पीछे बैठी हुई है। अमन वंश से बोला, हम कब तक यहाँ छिपकर बैठे रहेंगे? तो वंश ने कहा, जब तक वह रिश्तों की दुकान चली नहीं जाती। अच्छा हुआ अर्थ ने हमें नहीं देखा, वरना वंशिका की जगह वह हमें घसीट कर ले जाता। तभी उसके सामने वंशिका दोनों हाथ बंधे आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों तो घर में थे, फिर यहाँ पर क्यों आ गए? तो वंश खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए बोला, वह शैतानी खोपड़ी तो नहीं आ गया? तो वंशिका दांत पीसते हुए बोली, उसे गोभी के पराठे को मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी तो शांत रहना होगा, उसके साथ मुंबई भी तो जाना है, वही बताऊंगी उसे। लेकिन तुम दोनों भाग रहे हो, और वह भी शादी से क्या चक्कर है? कहीं तुम दोनों ने कहीं और तो सेटिंग नहीं बिठा रखी? उसकी बात सुनकर वंश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस अभी शादी नहीं करनी है। पहले अक्षत और लक्ष्य निपट जाए, उसके बाद हम शादी का देखेंगे। उसके बाद लगभग 2 घंटे उन दोनों ने वही पार्क में गुजरे। उसके बाद वह तीनों घर चले आए। वंश लोग जब अपने घर पहुंचे तब तक अथर्व वहां से जा चुका था। उन तीनों ने ही जब उसके बारे में पूछा तो विद्या जी ने बताया कि वह लक्ष्य के साथ जा चुका है। तो अमन ने कहा, जिस लड़के के पैरों में पहिए लगे हैं क्या, जो एक जगह दिखता ही नहीं है, हर वक्त इधर उधर फुदकता रहता है बंदर की तरह? तो विद्या जी ने कहा, अच्छा वह सब छोड़ो और ये देखो, कुछ लड़कियों के रिश्ते आए हैं, तुम दोनों के लिए इनमें से जो भी लड़की अच्छी लगे वह बता दो, ताकि मैं आगे बात चल सकूं। अर्थ की तो शादी हो गई, अब अक्षत और लक की सगाई भी हो जाएगी। मैं सोच रही थी उसके बाद तुम दोनों की सगाई भी हो जाए, उसके बाद उनकी शादी के आसपास ही तुम दोनों की भी शादी हो जाएगी। तभी वंश कुछ कहता है उससे पहले ही अमन ने कहा, ठीक है माँ, लाइए और जल्दी से खाना लगा दीजिए, तब तक हम इन्हें देख लेते हैं। आजा वंश। विद्या जी हाँ कहकर किचन में चली गई। वही अमन वंश को खींचते हुए ले गया। वह दोनों सोफे पर बैठ गए। तभी वंशिका उनके बीच में फैलते हुए बोली, लो मैं देखूंगी कि कौन मेरी भाभी बनेगी। विद्या जीवन तीनों को देख रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी। तभी वंशिका ने कहा, ये क्या है? ये लड़की कम बुलडोजर ज्यादा लग रही है। फिर दूसरी लड़की को देखकर बोली, अरे इसकी नाक तो पकोड़े जैसी है। ये सुनकर वंश और अमन हंसने लगे। फिर वंशिका ने कहा, ये तो पहले से ही रिजेक्ट माल है, ये भी नहीं, अब ये तो है मैं नागिन, तू सपेरा की हीरोइन जैसी है, सच में डसेगी क्या? वह फोटो से ही बोली। तो एक बार फिर वंश और अमन को हंसी आ गई। ऐसे ही सभी फोटोज में वंशिका ने कमियां निकालकर सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। जब वह सब खाना खाने बैठे तो विद्या जी ने वंशिका को घूर कर देखा और कहा, अगर तेरी पसंद से लड़की ढूंढने लगे तो मुझे कभी बहू नहीं मिलेगी। तो वंश ने कहा, माँ अभी क्या जल्दी है, पहले अक्षत और लक्ष्य की सगाई होने दो, फिर 1-2 साल बाद देखेंगे। विद्या जी ने उसे भी घूर कर देखा तो वंश चुप हो गया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व ललिता जी के घर पर लंच करके वहां से भी फरार हो चुका था। वह राजपाल जी के बंगले पर गया और जमकर टाइगर के साथ खेल, पूरे गार्डन में उसने उधम मचाया और फिर राजपाल जी के पास जाकर उन्हें मुंबई वाले केस का पूरा अपडेट दिया। उसके बाद वह सूर्यवंशी भवन पहुंच कुछ देर प्रिया जी के पास बैठकर वह कमरे में गया तो देखा चारों तरफ कैंडल लग रही थी। तभी अथर्व उसे की जाते हुए बोला, ये किस लिए है डार्लिंग, कहीं आग लग गई? तो आराध्या ने कहा, आग तो वहां लगी कि उसने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अथर्व उसे कमर से पकड़कर खुद से लगाते हुए बोला, कहो तो अभी आग लगा दूं? तो आराध्या उसे रोकते हुए बोली, अभी जो और डिनर से पहले कमरे में मत आ जाना, जाओ। आराध्या ने अथर्व को कमरे से बाहर निकाल दिया तो अथर्व ने करणवीर जी को परेशान करने का सोचा, जो इस वक्त स्टडी रूम में थे। अथर्व धीरे से दरवाजा खोलकर उनकी स्टडी रूम में चला गया। करणवीर जी ने उसे देख नहीं पाए तो अथर्व नीचे बैठकर दबे पांव उनके पास पहुंचा और छुपकर उनका पजामा खींचने लगा।
अगले ही पल कारणवीर जी ने उसे कान पकड़कर उठा दिया और थोड़ा बहुत कान खींचकर उसे छोड़ दिया। फिर अथर्व डिनर टाइम तक उनके पास ही सोफे पर लेटा सोता रहा, जिससे करणवीर जी को कोई परेशानी भी नहीं हुई और वह आराम से अपना काम करते रहे। अथर्व ने सबके साथ बैठकर डिनर किया। उसके बाद वह कुछ देर तक अक्षत के कान खाता रहा। अक्षत का मोबाइल बार बार मैसेज टोन की वजह से बज रहा था, लेकिन अथर्व की मौजूदगी की वजह से वह फोन को देखा और वापस रख देता। वही अथर्व जानबूझकर अक्षत को परेशान करने के लिए वहां पड़ा हुआ था। अब की बार जब अक्षत के फोन की मैसेज टोन बजी तो अथर्व को हंसी आ गई, जिससे अक्षत उसकी शैतानी समझ गया और उसे वहां से भागते हुए बोला, भाग जा कुत्ते। अथर्वस्ते हुए वहां से सीधा प्रीतम जी के कमरे में गया। प्रिया जी वॉशरूम में थी तो अथर्व बेड पर कूदते हुए प्रीतम जी से बोला, आज अपन इधर ही सोएगा। तो प्रीतम जी ने कहा, अच्छा, और तेरी बीवी ने जो मोमबत्तियां फूंक रखी है कमरे में, वह खुद को आईने में निहारने के लिए रखी है क्या? अथर्व जीत गया तो प्रीतम जी ने कहा, जो, और अगले साल तक हमें पोती मिल जानी चाहिए। अथर्व ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, पोती है, कोई मिशों का प्रोजेक्ट नहीं है जो ऐसे ही मिल जाएगी। तो प्रीतम जी हंसने लगे। तभी प्रिया जी तो आलिया से मुंह पोंछते हुए आई तो अथर्व को देखकर बोली, मेरा बेटा आज हमारे पास सोएगा क्या? तो अथर्व ने कहा, नहीं माँ, मैं तो बस पापा से बात करने आया था, गुड नाइट माँ। अथर्व नहीं जाते जाते प्रिया जी को किस किया और प्रीतम जी को जलाया और वहां से चलता बना। अथर्व कमरे में गया तो कैंडल जली हुई थी। अथर्व ने देखा तो आराध्या वॉशरूम में थी। पत्थर पर शैतानी से मुस्कुराते हुए बेड के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर में हरा दिया तो आलिया लपेटकर बाहर आए तो गुनगुनाते हुए साड़ी देखने लगी। तभी अथर्व उठकर भौं करके चिल्ला है तो आराध्या डर से चिल्ला पड़ी। वह तो कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। आराध्या का दिल धक धक करने लगा। उसने गुस्से में अथर्व को घुरा और कहा, बंदर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कितना डर गई थी मैं। अथर्व हंसते हुए उसके पास गया और कहा, अभी डर लग रहा है? और बाद में अथर्व किस करने के लिए आगे झुका तो आराध्या ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारा तो अथर्व मुंह पकड़कर बोल, चुड़ैल। अथर्व की आंखें फटी रह गई, क्योंकि आराध्या ने उसके सामने ही तो लिया हटाकर साड़ी पहनी शुरू कर दी थी। अथर्व उसे घूरने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ते जाए तो अर्ध ने उसके हाथ पर मारते हुए उसे हटा दिया और कहा, चुप करके मुझे साड़ी पहनाने दो। अथर्व ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और कहा, लेकिन साड़ी पहनना ही क्यों है जब इसे उतरना ही है? आराध्या कुछ बोलती, इतने में अथर्व ने ही उसकी साड़ी उतारकर एक तरफ उछाल दी और उसे बेड पर धक्का दे दिया। आराध्या जल्दी से उठकर बैठी तो अथर्व अपनी शर्ट उतारकर फेंक चुका था। तभी आराध्या ने कहा, अरे पर घूंघट भी तो करते हैं, वह दिखाई भी तो लूंगी। अथर्व अपने सारे कपड़े उतार चुका था और बेड पर जाकर आ रहा था कि बाकी दो कपड़े भी उसके जिस्म से अलग करते हुए कहा, बता देना क्या चाहिए, मुंह दिखाई में बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी एंजॉय करो इस पल को। वह उसे बेड पर लेटा चुका था। कुछ देर बाद दोनों ही एक दूसरे को चूमने लगे थे। अथर्व ने आराध्या के कंधे पर काट लिया। आराध्या ने सिसकी भरी, जिससे अथर्व और उत्तेजित हुआ। फिर उसने ऐसे ही आराध्या के पूरे शरीर को जो मन, और दोनों ने आज बहुत मर्यादा बंदिशों को तोड़ दिया और दोनों दिल के साथ साथ जिस्म से भी एक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को जी भर के प्यार किया और एक दूसरे को बाहों में भरकर नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन सुबह दोनों देर तक सोते रहे। नीचे हॉल में अक्षत और करणवीर की शांति से बैठे थे। दोनों हैरान भी थे कि आज घर में इतनी शांति कैसे है। प्रिया जी नाश्ता बना रही थी। अक्षत ने करणवीर जी से कहा, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल गया ना? इतनी शांति, और वह भी इस बागर बिल्ले के होते हुए, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अक्षत एक अचानक परेशान होते हुए बोला तो प्रीतम जी ने कहा, बैठ जा बेटा, वह दोनों कल रात को हमारी पोती को लाने का प्रोसेस पूरा कर रहे थे, थक गए होंगे तो उन्हें अभी सोने दो। अक्षत अपने पापा की बात सुनकर झेप गया और वहां से उठकर जाते हुए बोला, मैं नहा कर आता हूँ। अक्षत चला गया तो प्रीतम जी ने कहा, रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद दूध का दूल्हा हो, हर वक्त फोन पर लक्षित बेबी सोना मोना जादू टोना करता रहता है। करणवीर जी ने उसे चुटकी काटी और कहा, उसे परेशान कर रहा है, अपना वक्त भूल गया क्या? तुम तो आज भी अपनी बीवी पर ऐसे डोरी डालते हो जैसे वह पड़ोसियों की बीवी हो। प्रीतम जी वहां से जाते हुए बोले, मैं जरा अपनी बीवी की नाश्ता बनाने में मदद कर देता हूँ। ये कहकर प्रीतम जी किचन में चले गए। वहीं पीछे से करणवीर जी हंसते हुए चिलगोजा का कर अखबार पढ़ने लगे।
वही आराध्या की नींद खुली तो उसका सर अथर्व के सीने पर था। उसने उठकर देखा तो अथर्वश हो रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था। उसने अथर्व के होठों पर किस किया और उठकर अंगड़ाई लेने लगी तो अथर्व ने उसकी कमर में चुटकी काट दी। जिसे आराध्या उछलते हुए उसे करने लगी तो उसकी नजर अथवा की बाजू पर गई जो जख्मी थी। उससे थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था तो आराध्या घबराते हुए बोली, ये तुम्हारा घाव, इससे खून निकल रहा है, रुको तो मैं अभी फर्स्ट एड लाती हूँ, तुमसे कहा भी था अभी रहने देते हैं। आराध्या उठने लगी तो देखा उसकी और अथर्व के जिस पर कोई कपड़ा नहीं था। अथर्व उसे देखकर कि सजने लगा तो आराध्या ने उसे घूरते हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए। 2 मिनट में वापस आकर अथर्व के घाव पर ड्रेसिंग करने लगी। पट्टी करने के बाद आराध्या उठने लगी तो अथर्व नहीं उसे पकड़ लिया तो आराध्या नहीं उसे धमकाते हुए कहा, 10 दिन के बाद ही अब कुछ होगा, समझे बंदर। आराध्या उसे हड़काते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए और तैयार होकर सीधा नीचे वही अथर्व बिल की तरह उसे घूरते रह गया। नाश्ते के टाइम सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। अथर्व आराध्य को घूर रहा था तो प्रीतम जी ने कहा, लगता है तुम दोनों का झगड़ा हो गया। अथर्व ने उन्हें भी घूरा तो वह चुप हो गए तो अथर्व ने कहा, अगली बार जब आऊंगा ना तो गाज सीधा आप पर गिरेगी और इस चुड़ैल को वही हवेली में छोड़कर आऊंगा। तो प्रिया जी ने कहा, पर हुआ क्या? तो अथर्व ने कहा, माँ रात को सोते हुए मेरा ये घाव खुल गया तो इसमें भी मेरी गलती निकाल रही है यह आपकी बहू। अथर्व की बात सुनकर करणवीर जी ने कहा, क्या ज्यादा खून तो नहीं निकल रहा ना? अथर्व ने देखा तो सब परेशान हो गए थे तो वह चिल्लाते हुए बोला, बस यही कमी रह गई थी। तभी प्रिया जी ने उसे डांटे हुए कहा, चुप कर आराध्या, बेटा बताओ ज्यादा ब्लीडिंग हुई है तो इस अस्पताल ले जाए। अथर्व ने अपना सर पकड़ लिया। तभी आराध्या ने कहा, नहीं माँ, बस जरा सा खून निकला था, लेकिन अगर यह ऐसी तरफ करवट लेकर सोएगा तो और प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अब इसका पूरा ध्यान रखूंगी कि इस तरफ करवट लेकर ना सोए। प्रिया जी ने उसका सर सहलाया तो अथर्व जल उठा। वह उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे हिस्से का प्यार इस पर लूट रही हो माँ, इसे ही रख लीजिए यहाँ, मैं तो विद्या माँ के पास चला जाऊंगा। इस बार सबकी हंसने की आवाज टेबल पर गूंज गई। प्रीतम जी उसका गाल खींचते हुए बोले, कान खजूरी अपनी बीवी से ही चलता है। तो अथर्व मुंह बनाकर पराठा खाने लगा। कुछ देर बाद ही वंश, वंशिका, लक्ष्य, ललिता जी, लक्षिता, ललित जी और अमन भी वहीं आ गए और 10 बजे की फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। डॉट 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 दोपहर को अथर्व, आराध्या और अक्षत हवेली पहुंच गए। वंशिका लक्ष्य के घर जा चुकी थी। अक्षत का सारा सामान आराध्या के कमरे में लगा दिया गया था और आराध्या का अथर्व ने देखा तो अक्षत कमरे में जा चुका था और आराध्या वॉशरूम में थी। मौके का फायदा उठाते हुए वह निर्भय लोगों के पास चला गया। वेदांत अथर्व को उसे कमरे में लाया जहां उसे आदमी को पकड़ कर रखा हुआ था। अथर्व ने देखा तो उसे आदमी के मुंह से झाग निकल रही थी और उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। वह भागकर उसके पास गया तो देखा वह मर चुका था। वह गुस्से में पीछे मुद्दा और सब पर चिल्लाते हुए बोला, ये तो मर चुका है, तुम सब क्या कर रहे थे यहाँ, इस पर नजर भी नहीं रख सके? तो वेदांत ने कहा, लेकिन सर अभी आधा घंटे पहले तक हमने इससे पूछताछ की और डरने की कोशिश भी की, अगर हमारा बॉस आ गया तो इसका मुंह खुलवाएगा, लेकिन यह हमारा कैसे? इसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं और इसके हाथ भी बंधे हुए थे। तब अथर्व उसके गले में बंधे ताबीज को सबको दिखाते हुए बोला, शायद यह इसमें जहर लगाकर लाया था, तुम लोगों ने ये क्यों नहीं उतारा? तो सब ने गर्दन झुका ली, वह कुछ नहीं बोल पाए। तो अथर्व ने कहा, इसकी लाश को ठिकाने लगा देना, रात को इसके पास से जो सामान मिला था वह दिखाओ। तो खुशबू और बाकी दोनों लड़कियां बाहर चली गई और कुछ ही देर में कुछ कागज और बम बनाने का कुछ सामान लेकर आए। तो अथर्व एवं कागजों को गौर से देखने लगा। कुछ कविताएं और गजल लिखे हुए थे जो कि फिलहाल अथर्व की समझ में नहीं आ रहे थे। तो उसने कहा, तुम लोगों ने ये देखा क्या? कुछ समझ आया तुम लोगों को? तो सबने नामे सर हिला दिया। तो अथर्व ने कहा, ये लोग कुछ पैसों का तुम सॉल्व करने की कोशिश करो और यह मैं ले जाता हूँ अपने साथ, बाकी सभी स्टेशनों पर और भी चौक से बढ़ाने के लिए कह दो। तभी नेहा बोली, सर आप कुछ देर बैठ जाते? तो अथर्व ने कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपने खड़ूस भाई और चुड़ैल बीवी से बचकर आया हूँ, शाम हो गई है, ऊपर से अपनी दादी से भी नहीं मिला तो वह सब परेशान हो जाएंगे कि उनका क्यूटर्ट कहाँ चला गया। आज तो अपने उसे गार्ड चिपकुगम को भी उल्लू बना दिया। निर्भय तुम मुझे छोड़ आओ ताकि मैं बहाने बनाकर तुम्हारा नाम ले दूं कि तुमने मुझे एजेंट बुलाया था। निर्भय बेचारा मना नहीं कर पाया और अथर्व को लेकर हवेली चला आया।
अथर्व हवेली के हाल में ही पहुंचा था, तभी उसके सामने वंशिका को बैठे देखा। अथर्व को सबने आते देखा, वंशिका उसे बाहर से आते देखा। दादी अम्मा बन गई और अथर्व की तरफ भागकर आते हुए बोली, गोभी के पराठे कहाँ गया था? बिना बताए वही अथर्व नहीं उसे अपनी तरफ बेल की तरह आते देखा तो वह सामने से हट गया। वंशिका संभाल नहीं पाए और पीछे से आते निर्भय के ऊपर जाकर गिरी। अथर्व को उसे पर बहुत तेज हंसी आए और वह हंसने लगा। अक्षत को भी हंसी आ गई थी। हवेली में अथर्व की हंसने की आवाज गूंज रही थी। सपना महसूस किया जैसे नहीं जान हो हवेली में किसी ने, वरना 2 दिन अथर्व नहीं था तो वह हवेली बेजान सी हो गई थी। अथर्व के हंसने की आवाज अभी भी कंपनी से हवेली में पहुंचे सभी लोगों के कानों में पड़ी तो आयुष दूर से ही बोला, लगता है अथर्व आ गया। और आते ही कोई शैतानी कर डाली शायद। रंजीत जी और बाकी सब दौड़े दौड़े अंदर आए तो देखा अथर्व एक दूसरे में कोई वंशिका और निर्भय की फोटोज खींच रहा था। अथर्व ने नीचे गिरे निर्भय के कान में चिल्लाया, भूत, और अगले ही पल निर्भय ने भूत कहकर वंशिका को एक तरफ गिरा दिया और उठकर खड़ा हो गया। वंशिका ने देखा तो अथर्व उसे पर हंस रहा था। वह उसके पीछे भाग गई क्योंकि अथर्व वहां से भाग चुका था। अक्षत को देखकर निर्भय ने उससे कहा, आप शायद उसके खड़ूस भाई है, देखिए उसे डांटना मत, वह मुझे उससे कुछ काम था तो मैंने उसे एजेंट बुलाया था। उसकी बात सुनकर अक्षत का मुंह बिगड़ गया और वह चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम लोगों को लगता है उसे कोई डांट सकता है? और मैं खड़ूस नहीं हूँ, एक खरबूजा जानबूझकर सबके सामने ड्रामा करता है। तो निर्भय हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। वही अथर्व पेट पड़कर मिलन जी के पास आकर बोला, दादी कुछ खाने को दे दो, मैं तो लंच भी नहीं किया। तो अक्षत ने कहा, तो कौन सा पहाड़ टूट गया था उन लोगों पर लंच करके नहीं जा सकता था? तो अथर्व ने उसे इग्नोर कर दिया और मीनल जी से बोल, दादी नूडल्स बनवा दो, किसी को भी नहीं दूंगा। अथर्व ने अक्षत और वंशिका को देखकर कहा तो वह बोले, हमने खाना खाया था दोपहर को, तो ही खा ले। कुछ देर बाद अथर्व मजे से नूडल्स खा रहा था और काम पर से लौटे सब लोग चाय पी रहे थे। अथर्व की नजर खाते हुए ही राकेश पर गई तो उसे ही देख रहा था तो अथर्व ने उसे घूरते हुए नूडल्स को ऐसे चबा रहा था जैसे उसे ही खा जाएगा। उसके बाद वोट का टीवी के सामने सोफे पर लेट गया और डिनर टाइम तक की एक झपकी लेने लगा। ठाकुर हवेली में अथर्व सोया हुआ था, तभी उसे अपने पैर में गुदगुदी महसूस हुई। उसे पता था कि यह जरूर वंशिका होगी। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया तो वंशिका उसके कान में खुजली करने लगी। अथर्व ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठते हुए बोला, मेरे दांत कमजोर फूल कर रहे हैं, शायद इन्हें काटने के लिए कुछ चाहिए। वंशिका नहीं नहीं कहकर चिल्लाने लगी तो अथर्व ने कहा, क्यों ना काटूं, अभी कितना दौड़ाया था तुमने मुझे? तो वंशिका उसे रिश्वत देते हुए बोली, देख जो तुझे खाना होगा कल मैं ऑर्डर करके मंगवा दूंगी। तो अथर्व बनी दान कहकर उसे छोड़ दिया। तभी अखिल ने कहा, मतलब खाने की रिश्वत से ही मान जाते हो तुम? तो हमें अपनी टीम में लेने के लिए मैं भी तुम्हें ट्रीट दूंगा, बोलो मंजूर है? अथर्व ने उसे घूर कर देखा और राकेश को देखकर उसे पर ताना करते हुए बोला, तुमने मुझे इस आदमी की तरह लालची समझा है क्या? मुझे खाना बहुत पसंद है लेकिन इसका मतलब यह नहीं खाना मेरी कमजोरी है। अथर्व की बात सुनकर राकेश का मुंह बन गया। कुछ ही देर में ललित जी वंशिका को वापस ले गए। उसके बाद सबने डिनर किया। आराध्या ने महसूस किया आरती उससे बात नहीं कर रही थी तो आराध्या ने उससे कहा, दीदी आप मुझसे नाराज हो क्या? तो आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी, और नाराज हो भी गई तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अब बहुत बड़ी हो गई हो, अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले भी खुद से ले लेती हो। आरती भयंकर नाराज मालूम पड़ रही थी जो सब ने महसूस किया। तभी आराध्या ने कहा, दीदी मैं आपको सब बताना चाहती थी लेकिन इस बंदर ने मुझे कुछ भी किसी को बताने के लिए मना किया था, और शादी तक तो मैं भी श्योर नहीं थी कि हमारी शादी होगी भी या नहीं। जब मोनिका ने भेजी उन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था तब तो मैं उम्मीद भी खो चुकी थी। अथर्व ने आराध्या के मायूस चेहरे को देखा, तभी उसे शैतानी सूझी। उसने शरारती आंखों से आदित्य को देखा तो आदित्य की आंखें बड़ी की उसे देखने लगा और ना में गर्दन ऊपर नीचे हिला रहा था। बाकी सब लोग उन्हें देख रहे थे सिवाय आराध्या और आरती की। तभी अथर्व चिंगारी छोड़ते हुए बोला, बारडोल आप अपनी बहन को क्यों बोल रही हो? हमारे रिलेशन के बारे में आपके पतिदेव सब जानते थे, आपको उनसे भी नाराज होना चाहिए, सिर्फ अपनी बहन से क्यों?
बस फिर क्या था, आरती ने गुस्से से आदित्य को देखा और उठकर वहां से चली गई। वही आदित्य ने अथर्व को गुस्से में घूरा और आरती आरती चिल्लाते हुए उसने रोकने लगा, लेकिन आरती ने गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा पटकते हुए बंद कर दिया, जिसे देखकर अथर्व ने आदित्य को देखा और हंसने लगा। वही आदित्य अथर्व से बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक तो वह पहले ही प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। आदित्य भी आरती को मनाने उसके पीछे चला गया। पीछे अथर्व मजे से खाना खाने लगा। तभी रंजीत ने कहा, आदित्य को सब पता था फिर भी उसने किसी को बताया नहीं। तो अथर्व ने कहा, सिर्फ वही क्यों, आपके प्यारे बड़े भाई और उनके नाम की बीवी भी सब जानती थी। वह तो मैं इन तीनों को ऐसा धमकाया कि उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। आराध्या और अक्षत को छोड़कर सब लोग स्वागत थे कि राकेश सब जानते हुए भी चुप कैसे रह गया। वही राकेश ने रोहिणी को घर कर देखा कि वह कब से सब जानती थी। तो अथर्व उसके मन में उठ रहे सवाल को खत्म करते हुए बोला, मिस्टर ठाकुर, आपने तो बस सब महसूस करके पता लगा लिया थे, लेकिन आपकी बीवी ने तो हमारी थोड़ी सी रासलीला भी देख ली थी और मोनिका का किया हर कांड मैंने इन्हीं ही तो बताया था। आखिर यह भी तो उसी के लेवल तक। अथर्व आगे कुछ बोलना, तभी अक्षत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे चुप हो जाने के लिए आंखों से ही रिक्वेस्ट की। तो अथर्व ने उसे इग्नोर कर खाना खाना जरूर कर दिया। वही सब लोग समझ गए थे कि अथर्व आगे क्या कहने वाला था। रोहिणी अपने आप को में आए आंसू छुपाते हुए किचन में चली गई। वहीं राकेश अथर्व से बोल, दिन के बाद हमारे कमरे में आना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अथर्व ने अक्षत को देखा, जिसका हाथ अचानक ही अथर्व के हाथ पर कस गया था। तो अथर्व ने कहा, क्यों क्यों आओ, मैं आपके कमरे में कहीं कोई नया इल्जाम तो तैयार नहीं कर लिया मुझ पर लगाने के लिए हूँ? आपका क्या भरोसा, क्या पता चल यह इल्जाम लगा दो कि मैं आपकी बीवी की फोटो वगैरह निकल रहा था वैसे वाली। तभी मोहन जी ने कहा, बस हर वक्त इतना फालतू बकवास कैसे सोच सकते हो तुम? तो अथर्व ने आदित्य और आरती को आते देखा तो वह आदित्य पर कांच करते हुए बोला, क्यों नहीं सो सकता मैं ऐसा? आखिर इस परिवार में मेरी इमेज एक करेक्टलेस लड़के की ही तो थी। अथर्व का मूड बुरी तरह से बिगड़ गया था। वह कुछ और बोलना, तभी अक्षत उसे उठाकर ले जाते हुए बोला, चल तूने अब कुछ नहीं खाना। तभी राकेश अथर्व को उठाते हुए बोला, डर गए हो ना तुम कि न जाने में क्या बात कहूँ इसलिए भाग रहे हो? मीनल जी राकेश को डपकते हुए बोली, राकेश बस करो, जब वह तुमसे बात नहीं। तभी अथर्व बीच में बोला, ठीक है आता हूँ, कुछ देर बाद अपनी आखिरी चाल भी चल लीजिए, लेकिन मुझे इस हवेली में नहीं रोक पाएंगे। यह मैं अथर्व सूर्यवंशी सबके सामने कसम खाता हूँ। चल कबाड़ी, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। अथर्व ने अक्षर का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर चला गया। वही पीछे राकेश अथर्व के मुंह से अपने नाम के साथ सूर्यवंशी सेन नाम लगाते सुनकर बौखला गया था। अथर्व के जाने के बाद रंजीत राकेश से बोला, भैया यह आप सही नहीं कर रहे, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे आपकी आखिरी कोशिश किसी बड़े तूफान की आहट दे रही है। आज मुझे उसे यहाँ बुलाने पर अफसोस हो रहा है। तो राकेश ने कहा, तुम चुप ही रहो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ है ना, इसलिए बोल रहे हो? तो रंजीत ने बोला, अच्छा आज आपको वह अपना बेटा नजर आ रहा है और 25 साल पहले क्या हो गया था आपको आज वह काबिल है, खुश है, तो आपको वह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी खुशी छीनकर अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाएंगे आप? मैं जानता हूं आपको सबसे ज्यादा जलन अपने जुड़वा भाई से हो रही है, जिन्हें अथर्व अपना पिता मानता है। उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं ही हो रही है आपको, इसलिए चिन्हना चाहते हैं अथर्व को। उनसे सच कहूं तो आप और यह पूरा परिवार लायक ही नहीं है अथर्व के, जो ना पहले उसे मासूम बच्चों के लिए लड़ पाए और आज भी सब तमाशा देख रहे हैं। रंजीत ने सबको सुनाया और वहां से उठकर चले गए। रंजीत के जाने के बाद सब लोग पीछे सामने रह गए। तभी राकेश ने मोहन जी और मीनल जी से कहा, देख लिया आप लोगों ने उन दोनों बाप बेटे ने कैसे फूट डाली है हमारे परिवार में? राकेश ने करणवीर जी और प्रीतम जी के लिए जहर उगलते हुए कहा। तो मीनल जी राकेश पर चिल्लाते हुए बोली, वह पिता और भाई है तुम्हारे। राकेश ये कैसे बोल रहे हो तुम? तो राकेश ने बोला, मैं उन लोगों को अपना कुछ भी नहीं मानता और ना ही उन्हें अथर्व को यहाँ से ले जाने दूंगा। तभी धैर्य, जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, अंकल जी प्लीज अर्थ के साथ ऐसा मत कीजिए। सबने बड़ी मुश्किल से उसे टूटे हुए बच्चे को संभाला था, कहीं आपकी जबरदस्ती सभी पर भारी न पड़ जाए, उसके अंदर का शैतान कुछ भी करवा सकता है उससे। तभी आराध्या अपनी भी कहा, जी अंकल, मैं 2 बार उसके साथ
दिल्ली में सभी परिवारों के साथ रहकर आए हूँ। अथर्व में अब देवल की झलक जरा सी भी नजर नहीं आता वहां पर। वहां तो हर वक्त खुश रहता है। तो राकेश ने आराध्या से कहा, तुम चुप रहो लड़की, तुम मुझे उसके लिए कभी पसंद नहीं थी और ना कभी होगी, और तुम अथर्व के दोस्त हो, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो बीच में मत बोलो। तो धैर्य ने कहा, और अथर्व हमारी फैमिली है, वह सब कुछ है, हम चारों परिवारों का पहले जैस। तो धैर्य ने कहा, और अथर्व हमारी फैमिली है, वह सब कुछ है, हम चारों परिवारों का पहले जैसा भी रहा हो वह अकेला था, लेकिन अब हम अथर्व के साथ यहाँ मौजूद है, उसके साथ कुछ भी गलत हो नहीं होने देंगे। और हाँ, कोर्ट में तो जाने का सोचेगा ही मत, देश के सबसे अच्छे वकील उसके वह पाप है जिनके सामने आप क्या। अथर्व भी मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचता है। चलो रज्जो, जब तक अथर्व यहाँ है हम अब तब तक यही रहेंगे, हम भी देखते हैं इस बार कोई उसे टॉर्चर कैसे करते हैं। धैर्य और रजनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। आराध्या भी वहां से चली गई। आदित्य और सब लोग राकेश को समझने लगे कि इस बार वह अथर्व के साथ ज्यादा गलत कर रहा है। वही अथर्व और अक्षत खाली सड़क पर चले जा रहे थे तो अक्षत ने कहा, ये कैसा बाप पैदा किया है तुमने। अथर्व उसकी बात पर खींच उठा तो अक्षत ने कहा, वह कौन सा दाव खेलने वाले हैं, कहीं सच में उनका प्लान कामयाब हो गया। तो अथर्व ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने कसम खाई है तो उसे निभाऊंगा भी, चल मुझे आइसक्रीम खिला। तो वह दोनों आइसक्रीम शॉप पर पहुंच चुके थे और दोनों ने ही आइसक्रीम खाए और ध्रुविका और बाकी सब के लिए भी पैक करवा कर हवेली लौट आए। वह दोनों हाल में आए तो वहां कोई नहीं था। अथर्व ने कहा, रुक, मैं ये दाल और ध्रुवी को देकर आता हूँ, गजनी डार्लिंग को भी दे दो। अथर्वा ने आदित्य के और आयुष के कमरे का दरवाजा एक साथ खटखटा है तो दोनों ने ही एक साथ दरवाजा खोला। अथर्व ने दोनों को ही आइसक्रीम पड़ते हुए कहा, ये लोग मैं दाल और ध्रुवी के लिए लाया था, तुम लोग मत खा जाना। आदित्य और आयुष दोनों ने ही अथर्व को नॉर्मल देखकर चैन की सांस ली। वही अथर्व एक और आइसक्रीम लेकर ऊपर आराध्या के पास चला गया। अक्षत अपने कमरे में चला गया था। अथर्व ने देखा तो 10 बजे बज रहे थे। वह आराध्या से अभी आने का कर राकेश के कमरे की तरफ चला गया। अथर्व राकेश के कमरे के बाहर खड़ा था। यह वही जगह थी जहां से वह एक बार को विकी को खींचते हुए लेकर गया था, क्योंकि वह बड़ी ही भद्दी हरकतें कर रहा था। अथर्व ने दरवाजा नो किया तो दरवाजा रोहिणी ने खोला। अथर्व से बोला, अपने पति को बुलाए। तभी राकेश ने आते हुए कहा, अंदर आ जाओ। तो अथर्व ने कहा, जो भी कहना है यही कहिए वरना मैं जा रहा हूँ। तो राकेश ने कहा, तुम अपने मुंह से बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिसे तुम इस हवेली में रुक जाओ। तो अथर्व ने कहा, मुझे कुछ भी दे पाने की औकात आपकी नहीं है, अब आप बताएं मुझे यहाँ से जाने देने के लिए आपको मैं कितनी रकम दूं। तो राकेश ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए शिवाय तुम यहाँ रहो बस। तब अथर्व ने कहा, और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा उनका क्या, जिन औरतों ने दिन रात लगा दिया मुझे आप लोगों के दिए मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, जिस बूढ़े आदमी ने अकेले अपने परिवार से अलग रहकर अपने बच्चे और मुझे ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वह कहाँ जाएंगे। मैं इस हवेली से जाते हुए सोच सोच कर गया था कि उसे हॉस्टल से भाग जाऊंगा, कहीं दूर मर जाऊंगा, किसी अलग रास्ते पर जाकर खत्म कर दूंगा इस शरीर को और मुक्त हो जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन वक्त रहते मुझे संभाल लिया उन लोगों ने। और अब आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों के दिलों को कुचलते हुए इस पत्थर के मकान में आकर गिरूं। नहीं मिस्टर ठाकुर, ऐसी जिंदगी आपको और आपके बच्चे को मुबारक हो। तो राकेश ने गुस्से में कहा, तो ठीक है, तुम ही रहते हो ना कि तुम हर किसी को वही लौट आते हो जो उनसे तुम्हें मिलता है। तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, जी यही कहता हूँ मैं। तो बताए क्या चाहते हैं मुझे, और आजाद कीजिए मुझे इस नाम के रिश्ते से जो कभी आपने नहीं चाहा। रोहिणी का दिल धक धक कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि राकेश सब क्या रहेगा, और अगले ही पर राकेश ने जो कहा उसे सुनकर रोहिणी के पैरों तले जमीन निकल गई। अबा अथर्व का मूड बुरी तरह से बिगड़ गया था। वह कुछ और बोलना, तभी अक्षत उसे उठा कर ले जाते हुए बोला, चल तूने अब कुछ नहीं खाना। तभी राकेश अथर्व को उकसाते हुए बोला, डर गए हो ना तुम कि न जाने में क्या बात कहूँ इसलिए भाग रहे हो। मीनल जी राकेश को दुपकते हुए बोली, राकेश बस करो, जब वह तुमसे बात नहीं। तभी अथर्व ने बीच में कहा, ठीक है आता हो, कुछ देर बाद अपनी आखिरी चाल भी चल लीजिए, लेकिन मुझे इस हवेली में नहीं रोक पाएंगे। यह मैं अथर्व सूर्यवंशी सबके सामने कसम खाता हूँ। चल कबाडी, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। अथर्वा ने अक्षत का हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर चला गया। वही पीछे राकेश अथर्व के मुंह से अपना नाम के साथ सूर्यवंशी सरनेम लगाते सुन बौखला गया था।
अथर्व के जाने के बाद रंजीत ने राकेश से कहा, भैया यह आप सही नहीं कर रहे, न जाने क्यों, लेकिन मुझे आपकी यह आखिरी कोशिश किसी बड़े तूफान की आहट दे रही है। आज मुझे उसे यहाँ बुलाने पर अफसोस हो रहा है। तभी राकेश ने कहा, तुम चुप ही रहो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं ना, इसलिए बोल रहे हो। तो रंजीत ने कहा, अच्छा आज आपको वह अपना बेटा नजर आ रहा है, और 25 साल पहले क्या हो गया था आपको, आज वह काबिल है, खुश है, तो आपको वह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी खुशी छीनकर अपने परिवार को खुशियां नहीं दे पाएंगे आप। मैं जानता हूं आपको सबसे ज्यादा जलन अपने जुड़वा भाई से हो रही है, जिसे अथर्व अपना पिता मानता है। उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपको, इसलिए चिन्हना चाहते हैं अथर्व को। उनसे सच कहूं तो आप और यह पूरा परिवार लायक ही नहीं है अथर्व के, जो ना पहले उसे मासूम बच्चों के लिए, और आज भी सब तमाशा देख रहे हैं। रंजीत ने सबको सुनाया और वहां से उठकर चले गए। रंजीत के जाने के बाद सब लोग पीछे सन में रह गए। तो राकेश मोहन जी और मीनल जी से बोला, देख लिया आप लोगों ने, उन दोनों बाप बेटे ने कैसी फूट डाली है हमारे परिवार में। राकेश ने करणवीर जी और प्रीतम जी के लिए जहर उगलते हुए कहा। तो मीनल जी राकेश पर ही चिल्लाते हुए बोली, वह पिता और भाई है तुम्हारी, राकेश ये कैसे बोल रहे हो तुम। तो राकेश ने कहा, मैं उन लोगों को अपना कुछ भी नहीं मानता, और ना ही उन्हें अथर्व को यहाँ से ले जाने दूंगा। तभी धैर्य, जो इतनी देर से चुप था, उसने कहा, अंकल जी प्लीज अर्थ अर्थ के साथ ऐसा मत कीजिए। सबने बड़ी मुश्किल से उसे टूटे हुए बच्चे को संभाला था, कहीं आपकी जबरदस्ती सभी पर भारी न पड़ जाए। उसके अंदर का शैतान कुछ भी करवा सकता है उसे। तो आराध्या ने भी कहा, जी अंकल, मैं 2 बार उसके साथ दिल्ली में सभी परिवारों के साथ रहकर आई हूँ। अथर्व में देवल की झलक जरा सी भी नजर नहीं आता वहां पर, वहां तो वह हर वक्त खुश रहता है। तो राकेश ने आराध्या से कहा, तुम चुप रहो लड़की, तुम मुझे उसके लिए कभी पसंद नहीं थी और ना कभी होगी, और तुम अथर्व के दोस्त हो, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो बीच में मत बोलो। तो धैर्य ने कहा, और अथर्व हमारी फैमिली है, वह सब कुछ है, हम चारों परिवारों का पहले जैसा भी रहा हो वह अकेला था, लेकिन अब हम अथर्व के साथ यहाँ मौजूद है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और हाँ, कोर्ट में जाने का सोचेगा ही मत, देश के सबसे अच्छे वकील उसके वह पापा है, जिनके सामने आप क्या। अथर्व भी मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचता है। चलो रजनी, जब तक अथर्व यहाँ है हम सब तब तक यही रहेंगे, हम भी देखते हैं इस बार कोई उसे टॉर्चर कैसे करता है। धैर्य राज्यों को लेकर अपने कमरे में चला गया, आराध्या भी वहां से चली गई। आदित्य और सब लोगों राकेश को समझने लगे कि इस बार वह अथर्व के साथ ज्यादा गलत कर रहा है। भाई अथर्व और अक्षत खाली सड़क पर चले जा रहे थे। अक्षत ने कहा, ये कैसा बाप पैदा किया है तुमने। उसके बाद सुनकर अथर्व खींच उठा। तो अक्षत ने कहा, वह अब कौन सा दावा खेलने वाला है, कहीं सच में उसका प्लान कामयाब हो गया तो अथर्व ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने कसम खाई है तो उसे निभाऊंगा भी। चल मुझे आइसक्रीम खिलाफ। तो वह दोनों आइसक्रीम शॉप पर पहुंच चुके थे, तो दोनों ने ही आइसक्रीम खाए और ध्रुविका और बाकी सब के लिए भी पैक करवा कर हवेली लौट आए। वह दोनों हाल में आए तो वहां पर कोई नहीं था। अथर्व ने कहा, रूप में ये डाल और ध्रुवी को देकर आता हो, गजनी डार्लिंग को भी दे दो। अथर्व ने आदित्य और आयुष के कमरे का दरवाजा एक साथ खटखटाया, तो दोनों ने ही एक साथ दरवाजा खोला। अथर्व ने दोनों को ही आइसक्रीम पकाते हुए कहा, ये को मैं डाल और ध्रुवी के लिए लाया था, तुम लोग मत खा जाना। आदित्य और आयुष दोनों ने ही अथर्व को नॉर्मल देखकर जैन की सांस ली। वही अथर्व एक और आइसक्रीम लेकर ऊपर आराध्या के पास चला गया। अक्षत अपने कमरे में चला गया था। अथर्व ने देखा तो 10 बजे बज रहे थे। वह आराध्या से अभी आने का कर राकेश के कमरे की तरफ चला गया। अथर्व राकेश के कमरे के बाहर खड़ा था। यह वही जगह थी जहां से वह एक बार विकी को खींचते हुए ले गया था, क्योंकि वह बड़ी ही भद्दी हरकतें कर रहा था। अथर्व ने दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा रोहिणी ने खोला। अथर्व से बोला, अपने पति को बुलाए। तभी राकेश ने आते हुए कहा, अंदर आ जाओ। तो अथर्व ने कहा, जो भी कहना है यही कही, वरना मैं जा रहा हूं। तो राकेश बोला, तुम अपने मुंह से बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे
तुम इस हवेली में रुक जाओ। तो अथर्व बोला, मुझे कुछ भी दे पाने की औकात आपकी नहीं है। अब आप बताएं, मुझे यहाँ से जाने देने के लिए आपको मैं कितनी रकम दूं? तो राकेश ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यहाँ रहो बस। तो अथर्व ने कहा, और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा उनका क्या? जिन औरतों ने दिन रात लगा दिया मुझे आप लोगों के दिए मेंटल ड्रामा से बाहर निकालने के लिए, जिस बुढ़े आदमी ने अकेले अपने परिवार से अलग रहकर अपने बच्चों और मुझे ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वह कहाँ जाएंगे? मैं इस हवेली से जाते हुए सोचकर गया था कि उसे हॉस्टल से भाग जाऊंगा, कहीं दूर मर जाऊंगा, किसी अलग रास्ते पर जाकर खत्म कर दूंगा इस शरीर को और मुक्त हो जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन वक्त रहते मुझे संभाल लिया उन लोगों ने। अब आप चाहते हैं कि मैं उन लोगों के दिलों को कुचलते हुए इस पत्थर के मकान में आगे रहूं? नहीं मिस्टर ठाकुर, ऐसी जिंदगी आपको और आपके बच्चे को मुबारक हो। तू राकेश गुस्से में बोला, तो ठीक है, तुम ही रहते हो ना कि तुम हर किसी को वही लौट आते हो जो उनसे तुम्हें मिलता है। तो अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, जी यही कहता हूँ मैं। अब बताए क्या चाहते हैं मुझे, और आज़ाद कीजिए मुझे इस नाम के रिश्ते से जो कभी आपने नहीं चाहा। रोहिणी का दिल धक धक कर रहा था, वह नहीं जानती थी कि राकेश सब क्या रहेगा, और अगले ही पर राकेश ने जो कहा उसे सुनकर रोहिणी के पैरों तले जमीन निकल गई और अथर्व का चेहरा और आंखें दोनों ही गहरा गई।